कहानी शुरू होती है टिम से, एक ब्रिलियंट लेकिन इमोशनली डिस्टेंट गेम डेवलपर जो अपनी अपार्टमेंट में एक हाई स्टेक्स वर्चुअल पिच पर काम कर रहा है। कमरे की रोशनी डिम है, खिड़की से दिन का उजाला अंदर आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके चारों तरफ सिर्फ साइलेंस है। उसी साइलेंस को अचानक तोड़ देता है एक टेक्निकल ग्लिच। उसका इंटरनेट डेड हो चुका है, काम अधूरा छूटता है और उसकी आंखें खाली स्क्रीन पर रुक जाती हैं, जैसे ज़हन भी फ्रीज हो गया हो। उसी साइलेंस में खोए हुए टिम की यादें उसे पीछे खींच ले जाती हैं। उसे वो दिन याद आता है जब उसकी पत्नी के पेट में जान थी, जब वो अस्पताल ले जा रहा था, उसे दौड़ते हुए, घबराते हुए, और फिर वो पल जब सब कुछ टूट गया। उनका बच्चा कभी इस दुनिया में आया ही नहीं। तभी दरवाज़ा खुलता है। उसकी पत्नी ओलिविया सामने खड़ी होती है, बिना किसी चेतावनी के, एकदम अचानक। टिम थोड़ा चौंक जाता है, जैसे कोई पुरानी याद सच बनकर सामने आ गई हो। वो दोनों धीरे धीरे नीचे उतरते हैं और बिल्डिंग मैनेजर से मिलते हैं, जो कैजुअली बताता है कि मरम्मत बस पूरी होने वाली है और जल्द ही इमारत को ढक रही चादरें हटा दी जाएंगी। उसी वक्त ऊपर से एक हेलीकॉप्टर गुजरता है, शोर तेज है और उसकी छाया नीचे गिरती है जैसे कुछ छुपा रही हो। मैनेजर कहता है, बंदरगाह की तरफ बड़ा आग लग गया है, कुछ लोग तो इवैक्यूएशन की बात कर रहे हैं। टिम और ओलिविया थोड़ी देर के लिए नॉर्मल होने की कोशिश करते हैं। ओलिविया उसे अपनी पुरानी कार दिखाती है, अभी अभी रिपेयर होकर आई है, और दोनों उसमें बैठकर पिज्जा खाने लगते हैं। कोशिश करते हैं नॉर्मल सी की, जैसे कुछ भी गलत नहीं चल रहा हो। तभी ओलिविया सॉफ्टली कहती है, चलो पेरिस चलते हैं, हम हमेशा से जाना चाहते थे। मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी है टिम, उस हादसे के बाद कुछ तो बदलना चाहिए, है ना? उसकी आंखों में एक उम्मीद है शायद फिर से जीने की। टिम उसकी तरफ देखता है, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ हेजिटेशन है। मैं जाना चाहता हूँ, वो कहता है, पर अभी नहीं, मैं अपनी नौकरी नहीं छोड़ सकता। फिर एक कॉल आ जाती है कंपनी से और वो फिर से उसी डिजिटल दुनिया में खो जाता है। रात को दोनों एक ही बिस्तर पर लेटे हैं, लेकिन जैसे एक दूसरे से मीलों दूर। कमरे में सन्नाटा है और ओलिविया की सिसकियां धीरे धीरे उस साइलेंस को चीर देती हैं। अगली सुबह टिम जागता है और देखता है कि ओलिविया अपना बैग पैक कर चुकी है। उसकी आंखों में आंसू नहीं है, बस थकावट है। तुम कभी नहीं बदलोगे टिम, मैं जा रही हूँ, वो कहती है। वो दरवाज़ा खोलती है, लेकिन बाहर कुछ और ही है। एक ईंटों की दीवार, ठंडी, अनजान और एकदम अननेचुरल, उनके दरवाजे को बंद कर चुकी है, जैसे पूरी बिल्डिंग को किसी ने ब्रिक वॉल से सील कर दिया हो। ओलिविया पलटती है, उसकी आंखों में अब हैरानी नहीं, शक है। क्या ये तुमने किया है? वो पूछती है, उसकी आवाज़ कांपती नहीं, लेकिन उसकी नज़रें गहराई में उतरती हैं। और यहीं से कहानी की असली घुटन शुरू होती है। ओलिविया टिम को घूरती है, उसके चेहरे पर डर और गुस्सा एक साथ हैं। इन्हें हटा दो, वो कहती है, जैसे टिम ने ही ये सब किया हो। टिम आगे बढ़ता है, दीवार की उस ब्रिक वॉल को छूकर देखता है, ठंडी, मेटालिक जैसी सतह। पर ये आम ईंटें नहीं लगती, ये कुछ अलग हैं। कोई जॉइंट, कोई सीम नहीं, बस एक ठोस ब्लॉक जो बाहर की दुनिया से उनका हर रास्ता बंद कर चुका है। ओलिविया खिड़की की तरफ बढ़ती है और वहां भी वही नज़ारा, हर खिड़की के बाहर वही ईंटें, जैसे किसी ने पूरी इमारत को अंदर से पैक कर दिया हो। टिम और ओलिविया दोनों मिलकर ईंटें तोड़ने की कोशिश करते हैं, हाथों से, फर्नीचर से, पर दीवार पर एक भी निशान तक नहीं बनता। ईंटें न जोर से टूटती हैं, न खिसकती हैं, बस ठोस और अचल। ओलिविया फ़ोन उठाकर कॉल करने की कोशिश करती है, नो सिग्नल। टिम वाईफाई चेक करता है, नेटवर्क नॉट फाउंड। दोनों पूरे घर में घूम घूम कर सिग्नल ढूंढते हैं, लेकिन हर कोना ब्लैंक है, जैसे पूरा नेटवर्क ब्लैकआउट में चला गया हो। तभी टिम नोटिस करता है, जब वो फ़ोन को ब्रिक वॉल के करीब लाता है, डिवाइस में अजीब सी ग्लिचेस शुरू हो जाती हैं। स्क्रीन फ्लिकर करने लगती है, टच काम नहीं करता। ये ईंटें सिर्फ रास्ता ही नहीं रोक रही हैं, ये कुछ और भी कर रही हैं। ओलिविया अब और ज़्यादा डर चुकी है। वो एक ड्रिल मशीन निकालती है, एक आखिरी कोशिश। टिम उसे पकड़ने में मदद करता है। मशीन की तेज़ आवाज़ पूरे फ्लैट में गूंजती है, लेकिन जब ड्रिल दीवार से टकराती है, एक भी रेखा तक नहीं बनती। दीवार अब किसी साधारण मटेरियल की नहीं लगती, ये कुछ और है, कुछ नॉन ह्यूमन। दोनों पूरे अपार्टमेंट को चेक करते हैं, हर जगह वही ईंटें, वही बंद रास्ते। कोई पूरे बिल्डिंग को ऐसे कैसे बंद कर सकता है? ओलिविया फुसफुसाती है, जैसे खुद से सवाल कर रही हो। और तभी एक आवाज़, पास वाले कमरे से किसी के चिल्लाने की हल्की आवाज़ आती है। दोनों चौकन्ने हो जाते हैं। टिम दीवार पर ध्यान से सुनता है, फिर वो और ओलिविया मिलकर वहां एक छोटा सा छेद बनाते हैं। दूसरी तरफ एक और कपल दिखाई देता है, एक घबराया हुआ आदमी और उसके साथ एक औरत। आदमी की आवाज़ कांप रही है, हमने ये फ्लैट सिर्फ एक रात के लिए बुक किया था, लेकिन सुबह उठे तो सब कुछ बंद मिला, हम भी फंस चुके हैं। क्या तुम लोग भी? ओलिविया पूछती है। हाँ, हम भी कहीं जा नहीं पा रहे, पूरा कमरा ब्लॉक है। डर अब कंटेजियस हो चुका है, उस अजनबी के डर ने पूरे माहौल को और भारी बना दिया है। ओलिविया धीरे से कहती है, रात को कुछ अजीब देखा था तुमने? हम तो सो गए थे, वो आदमी कहता है, पर जब जागे तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई सपने में किसी और जगह ले गया हो।
उसके साथ वाली औरत सिर्फ डर से दीवार को घूर रही है, जैसे अब उसकी सांस भी उसे कैद महसूस हो रही हो। ओलिविया उन्हें थोड़ा सांत्वना देती है, लेकिन खुद भी असहाय महसूस कर रही है। टिम अंदर जाकर पानी चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन टैप ड्राई है। पानी की सप्लाई भी अब बंद हो चुकी है। अब सर्वाइवल शुरू होता है। टिम और ओलिविया मिलकर जरूरी चीजें इकट्ठा करने लगते हैं, खाना, टॉर्च, टूल्स। लेकिन अब दोनों की सोच में फर्क आ चुका है। टिम ड्राई ह्यूमर के साथ कहता है, ये सब किसी वीडियो गेम जैसा लग रहा है, कोई पजल, शायद कोई सीक्रेट एग्जिट होगा। ओलिविया भड़क उठती है, ये तुम्हारे सस्ते गेम नहीं है टिम, ये हमारी जिंदगी है। सब कुछ बर्बाद हो रहा है और तुम फिर से उस गेम वर्ल्ड में भागना चाहते हो। उनके बीच बहस तेज हो जाती है। दोनों एक दूसरे पर अपनी अपनी तकलीफें फेंकते हैं और फिर ओलिविया गुस्से में वहां से चली जाती है। टिम अकेला बैठा होता है, अंदर से टूटा हुआ, गिल्ट से भरा। वो गुस्से में अपना फोन उठाकर दीवार पर दे मारता है, स्क्रीन टूट जाती है। फिर वो आंखें बंद करता है और जब दोबारा दीवार की तरफ देखता है, उसे वहां कुछ दिखता है। कोई सिंबल, कोई हल्का सा इंप्रेशन, जैसे किसी ने दीवार पर कुछ मार्क किया हो। कुछ ऐसा जो पहले नहीं था। टिम दीवार की ओर घूरता है और तब उसकी नज़र दीवार में फंसे कुछ पर पड़ती है। वो उसका टूटा हुआ मोबाइल है, लेकिन उसका चिप दीवार के अंदर जकड़ा हुआ है। वो करीब जाता है, एक अजीब सी बात उसे समझ आने लगती है। चुंबक है। दीवार सिर्फ ईंट नहीं, कोई मैग्नेटिक फील्ड से भरपूर फोर्स है जो धातु को अपनी ओर खींच रही है। उसी वक्त ओलिविया पीछे से आती है। उसकी आंखों में शर्म और पछतावे की परछाई है। माफ करना टिम, वो धीरे से कहती है, जो भी हुआ वो मेरे डर की वजह से था। टिम चुपचाप एक स्टील का चम्मच उठाता है और दीवार की तरफ ले जाकर छोड़ देता है। चम्मच खुद ब खुद दीवार से चिपक जाता है, एक ठोस मेटालिक क्लैंग के साथ। ओलिविया की आंखें फैल जाती हैं। ये कोई मामूली बंद दीवार नहीं थी, ये दीवार जिंदा थी, किसी मैग्नेटिक एंटिटी जैसी। अब दोनों फौरन मिलकर सारे लोहे के सामान ढूंढना शुरू करते हैं, चाकू, स्क्रू ड्राइवर, पेन, पुराने टूल्स, जो कुछ भी मैग्नेटिक हो सकता है, वो सब इकट्ठा करके दीवार पर टेस्ट करने लगते हैं। ओलिविया एक नई चीज ऑब्जर्व करती है, चुंबकीय ताकत पूरे एरिया में नहीं है, पर जहां ये स्क्वायर शेप्ड ग्रिड बनता है, वहां इसकी फोर्स ज्यादा जोरदार है। टिम उसे गौर से देखता है, जैसे उसकी आंखों में एक नया क्लू झलक रहा हो। लेकिन तभी सारा लोहे का सामान अचानक हवा में कांपने लगता है। चम्मच, कीले, टूल्स सब हवा में तैरने लगते हैं और एक साथ टिम और ओलिविया की तरफ फेंके जाते हैं। टिम ओलिविया को पकड़ता है और दोनों झुक जाते हैं। एक तेज धातु टकराने की आवाज होती है। ओलिविया महसूस करती है टिम की पीठ से खून बह रहा है। उसकी पीठ में 3 नुकीले टुकड़े धंसे हैं। वो बिना वक्त गवाए उन्हें सावधानी से निकालती है और फर्स्ट एड बॉक्स से पट्टी बांधती है। टिम दर्द में कराता है, लेकिन उसकी आंखों में डर से ज्यादा जिज्ञासा है। तभी पास वाले कमरे से फिर वही चीख सुनाई देती है, तेज, दर्दनाक। दोनों दौड़ते हैं उस तरफ, दीवार पर जोर से दस्तक देते हैं, लोगों को पुकारते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं। अब वक्त बर्बाद नहीं किया जा सकता। टिम और ओलिविया मिलकर दीवार में एक बड़ा छेद बनाने लगते हैं। हथौड़े और रॉड्स की मदद से ईंटों की अजीब सतह को तोड़ते हैं और आखिरकार उस दूसरे कमरे में दाखिल हो जाते हैं। टिम के हाथ में एक बल्ला है, ओलिविया के पास पेपर स्प्रे। रूम अंदर से पूरी तरह अस्त व्यस्त है। फर्श पर एक औरत पड़ी है, कांपती हुई। ओलिविया उसे उठाने जाती है, लेकिन तभी एक साया पीछे से आता है और टिम पर झपटता है। एक आदमी भारी और तेज टिम को जमीन पर गिरा देता है। दोनों जमीन पर उलझते हैं। ओलिविया बिना सोचे समझे पेपर स्प्रे उस आदमी की आंखों में छिड़क देती है। वो चीखता है, लड़खड़ाता है। टिम उसे दबोचता है और जवाब में उसे जमीन पर पटकता है, लेकिन तभी उस औरत की चीख सुनाई देती है, रुको, वो मुझे मार नहीं रहा था। हमने शायद ज्यादा पी ली थी और वो दीवार तोड़ते वक्त गिर गया था। टिम रुकता है। अब कन्फ्यूजन और केओस के बीच एक छोटी सी क्लैरिटी आती है। टिम उस आदमी के हाथ बांध देता है ताकि अगर फिर से कुछ अजीब हुआ तो सब कंट्रोल में रहे। औरत थकी हुई आवाज में बोलती है, हम पति पत्नी हैं। मेरा नाम एना है और ये मेरे पति मार्विन है। थोड़ी देर बाद टिम उस अपार्टमेंट की खोज करता है और एक पुराना स्टोर रूम खोलता है। वहां उसे एक बड़ा हथौड़ा मिलता है, भारी, जैसे किसी इंडस्ट्रियल वर्कशॉप का। इसे लेकर दीवार तोड़ते हैं, वो कहता है। मार्विन अब तक थोड़ा होश में आ चुका होता है। वो हथौड़े को देखता है, फिर दीवार की ओर। टूटेगा हथौड़ा, दीवार नहीं, वो धीमी आवाज में कहता है। मैंने कोशिश की थी। टिम उसकी तरफ देखता है, तो फिर तुमने मुझ पर हमला क्यों किया? मार्विन कुछ नहीं बोलता। उसकी आंखों में कन्फ्यूजन है। एना धीरे से बोलती है, उसे बहुत कुछ याद नहीं रहता। वो ड्रग्स लेता है। कभी कभी वो भूल जाता है कि वो कौन है और क्या कर चुका है। अब टिम की आंखों में सिर्फ एक बात है, ये जगह, ये दीवारें, ये लोग, सब एक ही एक्सपेरिमेंट का हिस्सा लगते हैं। टिम की पत्नी, जो पेशे से आर्किटेक्ट थी, दीवारों को घूरते हुए बोलती है, हमें बेसमेंट में जाना होगा। जमीन के नीचे कोई रास्ता जरूर होगा। ये बिल्डिंग वॉर टाइम की बनी है, शायद कोई पुराना बंकर या फिर इमरजेंसी शेल्टर।
उसकी आंखों में एक कॉन्फिडेंस था, जैसे उसने किसी मरे हुए कंकाल में भी एस्केप रूट देख लिया हो। टिम और मार्विन उसकी बात मानकर काम में जुट जाते हैं। फर्श की दरारें हथौड़े से खटकने लगती हैं और दोनों तेजी से कंक्रीट तोड़ने लगते हैं। इस बीच मार्विन का शक और गहराने लगता है, कोई हमें ट्रैप कर रहा है और मुझे लगता है बिल्डिंग मैनेजर इसमें शामिल है। उसकी आवाज में डर कम, गुस्सा ज्यादा था। घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार उन्होंने जमीन में एक गड्ढा बना लिया। टिम नीचे उतरता है, उसकी फ्लैशलाइट अंधेरे में कांपती रोशनी फेंक रही थी। नीचे पहुंचते ही वो अपने पड़ोसी को पुकारता, एक बूढ़ा आदमी जो कभी कभार दिखाई देता था, लेकिन अगले ही पल वो बूढ़ा बंदूक लेकर सामने आ जाता है। अपने पास का खाना और सामान किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा, वो गुर्राता है। उसकी आंखें डर और अविश्वास से भरी थीं। ऊपर से लोग उसे मनाने लगते हैं, समझाते हैं कि वो सब मिलकर बच सकते हैं, लेकिन बूढ़ा टस से मस नहीं होता। तभी उसकी पोती धीरे से सामने आती, कमजोर लेकिन साहसी आवाज में कहती है, अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो शायद सच में बाहर निकल सकते हैं। उसकी ये एक बात पुराने आदमी को पिघला देती है। अब सब नीचे उतर आते हैं। टिम मार्विन के बंधे हाथ खोलता है और उससे खुदाई में मदद मांगता है। तभी टिम की नज़र एक अजीब सी डिवाइस पर पड़ती है। वो उसे उठाकर खोलता और अंदर छिपा होता है एक कैमरा। टिम चौंकते हुए बूढ़े से पूछता है, क्या तुमने लगाया ये? बूढ़ा सिर हिलाता है, नहीं, ये बिल्डिंग मैनेजर की हरकत है। अब जैसे किसी ने पजल खोल दिया हो। टिम आगे बढ़ता है और एक और दीवार में वैसी ही डिवाइस खोज निकालता, फिर एक और कैमरा। ये कोई गेम है, कोई हमें देख रहा है। मार्विन बुदबुदाता है, स्क्विड गेम की तरह हम सब मोहरे हैं और कोई इस शो का डायरेक्टर है। और उस डायरेक्टर का नाम अब सामने आता, बिल्डिंग मैनेजर। टिम की पत्नी कहती है, वो पास वाले फ्लैट में रहता है, हमें उससे जवाब चाहिए। सब दीवार तोड़ते हुए उस फ्लैट में घुसते हैं, लेकिन जो वहां दिखता है वो सबकी सांसें रोक देता है। मैनेजर की लाश कमरे के बीचों बीच पड़ी होती है। दोनों हाथ कटे हुए थे, जैसे किसी ने बेरहमी से अलग कर दिए हों। कमरे की दीवारें खून से सनी थीं। कोई वार्निंग देना चाहता था, या शायद अगला शिकार चुन चुका था। मार्विन उल्टी करता हुआ बाथरूम में भागता है और उसके पीछे उसकी पत्नी भी दौड़ जाती है। टिम की पत्नी दहशत में कांपने लगती है और इससे पहले कि टिम उसे संभाल पाता, वो भी चुपचाप उस कमरे से निकल जाती है। टिम धीरे धीरे उस बिल्डिंग मैनेजर के फोन को चुपचाप देख रहा था। स्क्रीन पर वही दीवारें, एक के बाद एक कई तस्वीरें, अलग अलग एंगल्स से, हर फोटो जैसे एक नया राज खोल रही हो। तभी अचानक सब फिर से जमीन को तोड़ने में लग जाते हैं। अब किसी को रुकने का समय नहीं है। उस रात टिम की पत्नी ने उसे एक पुराना न्यूज आर्टिकल दिखाया। उसी आग का जिक्र था जो कुछ समय पहले इसी इलाके में लगी थी। अब टिम के माथे पर शिकन और गहरी हो चुकी थी। इन ईंटों, उस आग और इस बिल्डिंग के बीच जरूर कोई कनेक्शन है, कोई गहरा राज जो अब तक किसी की समझ से परे है। अचानक एक जोरदार आवाज होती है। जमीन मानो अपनी आत्मा के साथ टूटती है। एक गहरा गड्ढा बन जाता है और टिम, मार्विन और उनकी पत्नियां उसके अंदर गिर जाते हैं। अंधेरे में गूंजती चीखें, डर और कन्फ्यूजन का माहौल बन जाता है। टिम की पत्नी नीचे कूद जाती है उसे पकड़ने के लिए। वहीं मार्विन और उसकी पत्नी भी एक दूसरे को संभालते हैं। सबके चेहरे पर सिर्फ एक ही सवाल, अब क्या होगा? उसी वक्त ऊपर से बूढ़े आदमी की पोती भी नीचे जाने की तैयारी करने लगती है। उसके चेहरे पर डर नहीं, एक ठंडी डिटर्मिनेशन है। बूढ़ा आदमी उसे रोकता है, एक बंदूक पकड़ाता है और कहता है, तुम्हें अकेले जाना होगा, मैं यहीं रुकता हूँ। लेकिन पोती उसकी बात नहीं सुनती। उसका हाथ पकड़कर बोलती है, अब हम साथ जाएंगे। नीचे जब वे उतरते हैं, एक अनजान आदमी हाथ ऊपर किए खड़ा होता है, जैसे सरेंडर कर रहा हो। वो शांत स्वर में बोलता है, मेरा नाम यूरी है। जो इस फ्लैट में रहता था वो मेरा दोस्त था। मैं कुछ दिन के लिए उसके साथ रहने आया था। उसकी बातों में अजीब सी नरमी और रहस्यमय गहराई थी। उसने पूछा, आप लोग जमीन क्यों तोड़ रहे हैं? आपको क्या लगता है कि आप क्या खोज लेंगे? उसकी मुस्कान डरावनी थी, जैसे उसे कुछ ऐसा पता हो जो और किसी को नहीं है। जब टिम ने उससे उसकी थ्योरी का सबूत मांगा तो यूरी सिर्फ हंसने लगा। ये ईंटों की दीवारें आपकी सुरक्षा हैं। ये कोई आम दीवार नहीं, ये एक हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम है। बाहर की दुनिया अब वैसी नहीं रही जैसी आप जानते हैं। टिम की पत्नी ने एक सीधा सवाल किया, तुम्हारा दोस्त कहाँ है? यूरी ने उन्हें एक कोने में ले जाकर उसके दोस्त की लाश दिखाई, जो बिल्कुल ठंडी बेसुध पड़ी थी। वो अचानक गिर पड़ा, शायद हार्ट अटैक, लेकिन वो भी इन ईंटों पर ही रिसर्च कर रहा था। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। सभी चेहरों पर एक ही भावना, क्या ये दीवारें सच में किसी खतरे से बचा रही हैं या फिर किसी जाल का हिस्सा हैं? मार्विन, उसकी पत्नी और टिम की पत्नी ने फैसला किया, अब बहुत हो चुका, बाहर जाना ही होगा। जो भी रिस्क हो हम लेंगे। और बिना पीछे देखे सब बाहर निकलने लगे। बूढ़े आदमी की पोती ने यूरी के दोस्त के रिसर्च डॉक्यूमेंट्स देखे, लेकिन कुछ भी साफ नहीं था। और फिर वो भी बाकी लोगों के साथ चल दी, जैसे अब सच जानना जरूरी हो चुका था। जब सब बेसमेंट में पहुंचे, उन्होंने देखा एक पत्थर से ढकी सुरंग जैसी जगह है। सबने मिलकर दरवाजा तोड़ना शुरू किया, लेकिन जैसे ही दरवाजा टूटा, सामने फिर वही ईंटों की दीवार थी। अब गुस्सा और डर दोनों हावी हो चुके थे।
मार्विन ने बिना सोचे समझे हथौड़ा उठाया और दीवार पर जोर से वार किया, मानो वो सिर्फ दीवार नहीं बल्कि खुद उस रहस्य को तोड़ना चाहता हो जो उन्हें घेरे हुए था। टिम उस बूढ़े आदमी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ कांपते हैं। बूढ़ा आदमी मार्विन की तरफ गन तान देता है, उसकी आंखों में डर कम और गुस्सा ज्यादा झलक रहा है। वो चिल्लाता है, शांत रहो। मार्विन अपनी जगह से हिलता नहीं, उल्टा बेहद ठंडे लहजे में कहता है, ठीक है, अब सब ठीक है। लेकिन ठीक उस पल, जैसे सब कुछ रुक गया हो, मार्विन बिजली की तेजी से आगे बढ़ता है और गन छीन लेता है। सब कुछ इतनी जल्दी होता है कि किसी को समझ ही नहीं आता, और तभी धाएं। गोली दीवार पर जा लगती है, लेकिन वो गोली बस दीवार पर नहीं रुकती। दीवार हल्का हल्का कंपन करने लगती है। सब नीचे झुको, टिम जोर से चिल्लाता है। हर कोई फर्श पर गिर पड़ता है, लेकिन बूढ़ा आदमी समय पर नहीं झुक पाता। गोली सीधा उसके सीने में लगती है। उसकी पोती चीखती हुई उसके पास दौड़ती है, डैडी, और सबकी मदद के लिए चिल्लाने लगती है। मार्विन भी दौड़ता है उसकी मदद के लिए, लेकिन जैसे ही वो करीब पहुंचता है, लड़की उसकी तरफ पलटती है और गुस्से से चिल्ला उठती है, तूने मारा है इन्हें। और वहीं बूढ़ा आदमी धीरे धीरे अपनी आखिरी सांस लेता है। अगला सीन अब पहले से ज्यादा भारी हो चुका है। सब लोग यूरी के दोस्त के अपार्टमेंट में एक जगह बैठे हैं। चेहरों पर डर, गिल्ट और थकावट साफ नजर आ रही है। मार्विन की पत्नी गहरी सांस लेती है और पूछती है, क्या हम सबकी जिंदगी में कोई एक चीज है जो हमें आपस में जोड़ती है? वो धीरे से बताती है कि कैसे वो बचपन में मौत के बिल्कुल करीब पहुंच गई थी, लेकिन बच गई। बूढ़े आदमी की पोती चुपचाप बोलती है, मेरी माँ कैंसर से मर गई थी। यूरी धीरे से कहता है, मैंने ड्यूटी में एक इंसान को मार दिया था। सबका ध्यान मार्विन की ओर जाता है। उसकी तरफ देखते हुए वो लड़की कहती है, और मार्विन ने जो आज किया वो तो सबको दिख ही गया। मार्विन शर्म से सिर झुकाता है, माफी चाहता हूं। लेकिन लड़की की आंखों में माफी के लिए कोई जगह नहीं बची। वो फिर चिल्ला पड़ती है, इससे कुछ नहीं बदलेगा। अब नजर टिम और उसकी पत्नी पर जाती है। सब उनकी तरफ देखते हैं। टिम की पत्नी बोलना शुरू करती है, लेकिन टिम उसका हाथ पकड़कर उसे रोक देता है। फिर भी वो धीरे से कहती है, हमारा बच्चा मरा था, पेट में ही। टिम अचानक उठकर दूसरे कमरे में चला जाता है, जैसे खुद को किसी तूफान से बचा रहा हो। उसकी पत्नी भी उसके पीछे जाती है। दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। जब बच्चा गया तब तुम सिर्फ काम में घुसे रहे, मुझसे बात तक नहीं की, वो कहती है। सारी तकलीफ मैंने अकेले झेली। टिम एक पल चुप रहता है, फिर खुद को समेटकर बाहर आता है और सबको कहता है, हम ऐसे बैठे रहकर कुछ हासिल नहीं करेंगे, हमें सबूत ढूंढने होंगे। मैनेजर के कमरे में बूढ़े आदमी की पोती भी कहती है, हमें यूरी के दोस्त का स्टूडियो भी देखना चाहिए, कुछ तो है वहां। योजना बनती है। टिम, मार्विन और उसकी पत्नी बिल्डिंग मैनेजर के कमरे की जांच करने निकलते हैं। दूसरी ओर टिम की पत्नी और बूढ़े की पोती यूरी के दोस्त की चीजें देखने जाती हैं। यूरी, वो अलग बैठा है, जैसे उसमें अब और कुछ देखने सुनने की ताकत नहीं रही। मैनेजर के घर की तलाशी लेते वक्त टिम को कुछ अजीब लगता है। वो दीवार को देखता है, कुछ गड़बड़ है। ये कमरा ऊपर वाले फ्लोर से छोटा क्यों है? वो दीवार पर हल्के हाथ से दस्तक देता है। ठक ठक ठक, आवाज कुछ अलग आती है। एक ठंडी सांस उसकी गर्दन से गुजरती है और टिम समझ जाता है, एक छुपा हुआ कमरा है। मार्विन को कमरे की दराज में एक अजीब सा रिमोट मिलता है, लेकिन उस पर पासवर्ड लॉक है, जैसे किसी खतरनाक सिस्टम की चाबी हो। मार्विन कुछ पाउडर छिड़कता है और उस रिमोट पर 4 उंगलियों के निशान उभर आते हैं। वो समझ जाते हैं पासवर्ड 4 अंकों का है और यही 4 उंगलियों की सीक्वेंस उसे खोल सकती है। इस बीच मार्विन की वाइफ कहती है कि वो बाकी लोगों को कॉल करके अलर्ट कर देती है। तभी उन्हें यूरी के कमरे में एक बिजनेस कार्ड मिलता है, उसके किसी पुराने दोस्त का। उस कार्ड से खुलासा होता है कि यूरी का दोस्त एक हाई लेवल नैनो टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, एक ऐसी कंपनी के लिए जो डिफेंस और एक्सपेरिमेंटल टेक्नोलॉजी में डील करती थी। मतलब ये कि वो ऐसी टेक्निक बना रहे थे जो लोगों को खतरों से बचा सके या शायद उन्हें खतरे में भी डाल सके। जब यूरी से पूछा जाता है कि उसके दोस्त के इस काम के बारे में वो कितना जानता था, तो वो कंधे उचकाते हुए कहता है, मैंने तो कभी नहीं पूछा, मुझे बस इतना पता है कि वो प्रोग्रामर था जो कुछ गड़बड़ होते ही चीजें तोड़ देता था। यही गुस्से का नतीजा था। शायद यूरी के दोस्त का लैपटॉप और फोन टूटे हुए मिले थे, जैसे उसने खुद ही उन्हें दीवार पर फेंककर तोड़ दिया हो। एक कागज के टुकड़े पर अजीब सा कोड लिखा मिला, शायद दीवार या किसी सीक्रेट दरवाजे का पासवर्ड। यूरी एक अजीब सी मुस्कान के साथ बोलता है, अगर वो दरवाजा खुल गया तो अंदर से निकलने वाली रेडिएशन हम सबको मार डालेगी। उसकी बातें मजाक जैसी लगती हैं, लेकिन कमरे में मौजूद हर शख्स को उसके हर शब्द में डर महसूस होता है। तभी मार्विन की पत्नी भागते हुए आती है, हमें कुछ मिला है। टिम की पत्नी और यूरी ऊपर जाकर कुछ जांचने लगते हैं, जबकि बूढ़े आदमी की पोती वहीं रहकर लैपटॉप और बाकी बचे डेटा को स्कैन करने लगती है। टिम कंप्यूटर टेबल के पास बैठता है और पासवर्ड ट्राई करना शुरू करता है। कई फेल कोशिशों के बाद अचानक एक पासवर्ड स्वीकार हो जाता है और सामने की दीवार में से धीरे धीरे एक गुप्त दरवाजा खुलने लगता है। अंदर घुप अंधेरा है, लेकिन जैसे ही लाइट ऑन होती है उनके होश उड़ जाते हैं।
सामने एक हाईटेक कंट्रोल रूम था। दीवारों पर मॉनिटर्स लगे थे जिनमें उनकी बिल्डिंग के हर कमरे की लाइव फुटेज चल रही थी। उन्होंने देखा टिम और उसकी पत्नी के कमरे में वही ईंट की दीवार धीरे धीरे फैल रही थी, जैसे बिल्डिंग के हर कोने में कोई डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो गया हो, और ये सब नैनो टेक्नोलॉजी की वजह से हो रहा था। बूढ़े आदमी की पोती नीचे यूरी के दोस्त के शव की फॉरेंसिक तरीके से जांच कर रही थी। जब वो उसकी गर्दन से स्कार्फ हटाती है तो वहां उंगलियों के दबाव से बने गहरे गला घोंटने के निशान दिखाई देते हैं। उधर टिम और बाकी लोग उस रूम में जाते हैं जहां यूरी का दोस्त मरा पड़ा था, लेकिन जैसे ही यूरी का नाम लिया जाता है सबको एहसास होता है कि यूरी वहां है ही नहीं। मार्विन उसे ढूंढने निकलता है और तभी उन्हें एक वीडियो क्लिप हाथ लगती है। वीडियो में यूरी का दोस्त अपने मोबाइल के साथ उस ईंट वाली दीवार के पास जाता है और फिर एक अजीब चीज होती है। दीवार से चमकती रोशनी निकलती है, 3 से 4 बार तेजी से ब्लिंक करती है। ऐसा लग रहा था जैसे उसने उस दरवाजे को खोल दिया हो जो खुलना नहीं चाहिए था। मार्विन भागते हुए यूरी के कमरे में गया और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। यूरी अपने दोस्त के नोट्स और कागज जला रहा था, जैसे वो सब कुछ मिटा देना चाहता हो, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। उसी वक्त टिम और बाकी लोग कंट्रोल रूम में उस फुटेज को देख रहे थे जिसमें यूरी अपने ही दोस्त को गला घोंटकर मारता हुआ साफ दिख रहा था। मार्विन चीख पड़ा, तूने उसे मार दिया। यूरी मुड़कर बोला, मैंने ये सब तुम्हारी जान बचाने के लिए किया। उसी वक्त मार्विन की नज़र बिस्तर के पास गई जहां बूढ़े आदमी की पोती पूरी तरह निश्शब्द और निश्चल पड़ी थी, मरी हुई। गुस्से से कांपते हुए मार्विन यूरी पर झपटा, लेकिन यूरी ने उसे पकड़ लिया और उसका गला दबाने लगा। टिम बंदूक लेकर अंदर घुसा, लेकिन यूरी ने बिजली की फुर्ती से टिम को जमीन पर गिरा लिया और उसका गला दबाना शुरू कर दिया। टिम की सांसें रुकने लगी। अचानक मार्विन ने एक जोरदार लात मारी और यूरी दूर जा गिरा। टिम की जान बच गई। बाकी लोग दौड़ते हुए वहां पहुंचे। किसी ने कहा, उसे मत मारो, हो सकता है उसे बाहर निकलने का रास्ता पता हो। टिम ने यूरी को बेहोश कर दिया और एक कुर्सी से बांध दिया। कमरे में एक अजीब सन्नाटा फैल गया। सबके चेहरे पर गम था, खासकर बूढ़े की पोती की मौत का। मार्विन की पत्नी ने कहा, शायद यूरी के दोस्त ने बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया था और इसलिए यूरी ने उसे मार दिया। जली हुई नोटबुक से उन्हें एक अजीब कोड मिला, एक पैटर्न जो किसी क्रम को दर्शा रहा था। ये दीवार की ईंटों जैसी ही संरचना थी, जैसे कोई अनलॉकिंग सीक्वेंस। टिम की पत्नी ने यूरी के दोस्त का विजिटिंग कार्ड दिखाया। वहां उसकी कंपनी का पता था, वही जगह जहां वो भयानक आग लगी थी। अब सब कुछ जोड़ने लगा था। यूरी को जगाया गया और सीधे सवाल किया गया, तुम्हारा दोस्त उस दीवार को कैसे खोल पाया? यूरी की आंखों में डर था। बाहर सब खतरनाक है, वो दीवार तुम्हारी रक्षा कर रही है। टिम ने बंदूक हवा में चलाई और धमकाते हुए पूछा, क्या ये दीवार तुम्हारी कंपनी ने बनाई है और क्यों? यूरी बोला, हाँ, ये एक ऑटोमैटिक डिफेंस सिस्टम है जो किसी भी खतरे से पहले पूरी बिल्डिंग को सील कर देता है। टिम की पत्नी चीखी, तो फिर तुम्हारा दोस्त बाहर क्यों जाना चाहता था? यूरी ने कहा, उसे लगने लगा था कि उस आग ने सिस्टम को गड़बड़ा दिया है। वो अब हमारी रक्षा नहीं कर रही बल्कि हमें कैद कर चुकी है। मार्विन बोला, तो हमें उसके भरोसे जाना चाहिए जो सही सोच रहा था। तभी मार्विन की पत्नी ने बताया कि यूरी का दोस्त एक ऐसा ऐप बना रहा था जो ईंट की दीवार को खोल सकता था। उन्होंने टूटा हुआ फोन कंप्यूटर से जोड़ा और फिर कुछ खुलने लगा। फोन दरअसल एक की था और दीवार पर बने चौकोर हिस्से लॉक्स। फोन की फ्लैशलाइट एक विशेष इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी पर काम करती थी और ये दीवारें उस पर प्रतिक्रिया दे रही थीं। टिम ने ऐप को रिपेयर किया और सब लोग दीवार के पास पहुंचे। एक एक कर स्क्रीन पर टच करने लगे, एक बेतरतीब लेकिन पैटर्न के भीतर छिपी क्लिकिंग सीक्वेंस। जैसे ही फ्लैश ऑन हुई, दीवार की ईंटें धीरे धीरे कांपने लगीं और फिर एक एक कर पीछे की ओर खिसकने लगीं। सबकी आंखों के सामने एक रास्ता खुलता जा रहा था, एक ऐसा रास्ता जो या तो उन्हें बचा सकता था या सब कुछ खत्म कर सकता था। मार्विन की पत्नी दीवार के उस चमकते हिस्से के पास जाती है। वो कॉशियसली अपना हाथ उसमें डालती है। मुझे गर्मी सी महसूस हो रही है। अगले ही पल उसकी आंखों में डर भर जाता है। मेरा हाथ वापस नहीं आ रहा, कोई मुझे खींच रहा है। सब घबरा जाते हैं। टिम और मार्विन उसे खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ बहुत ज्यादा ताकतवर उसे भीतर खींच रहा था। एक झटके में दीवार बंद हो जाती है और उसके शरीर का आधा हिस्सा कटकर जमीन पर गिर जाता है। मार्विन घुटनों के बल गिरता है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। यूरी सब कुछ देखकर हंसता है, पागलपन भरी हंसी। मार्विन खड़ा होता है और गुस्से में यूरी को गोलियों से छलनी कर देता है। एक गहरी सांस लेकर खुद को भी गोली मार लेता है। अब बस टिम और उसकी पत्नी बचे हैं। वे एक कोने में बैठकर खाली आंखों से एक दूसरे को देखते हैं। टिम की पत्नी टूटे हुए स्वर में कहती है, जब हमारा बच्चा गया था मैं बिखर गई थी, मुझे तुम्हारी जरूरत थी। टिम जवाब देता है, माफ करना, लेकिन तुमने फिर भी मेरा साथ नहीं छोड़ा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, वो कहती है। दोनों खड़े होते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, हमें बाहर निकलना ही होगा। वे फिर से ऐप खोलते हैं, दीवार के पैटर्न स्कैन करते हैं।
हर फ्लैश एक नए कोड की तरह काम करता है, एक तरह की संगीत जो केवल टेक्नोलॉजी ही सुन सकती है। पुराना वीडियो देखते हैं, यूरी का दोस्त कौन सा रास्ता खोलता था। वे फॉलो करते हैं, नीचे बेसमेंट तक पहुंचते हैं। तभी यूरी वापस आ जाता है, जिंदा और पहले से भी ज्यादा खतरनाक। टिम पर हमला, फिर उसकी पत्नी पर। सब कुछ कियोस में बदल जाता है। पत्नी गिरती है बेसमेंट में, यूरी पीछे पीछे। टिम भी छलांग लगाता है। तीनों अब एक बंद जगह में, मौत से एक कदम दूर। वे भागते हैं और बेसमेंट के एक गेट को बंद कर देते हैं। यूरी बाहर छूट जाता है, लेकिन वो दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहा है। टिम अपनी पत्नी को फोन देता है, दरवाज़ा खोलो अभी। जैसे ही वो कोड डालती है, यूरी अंदर घुस जाता है। टिम और यूरी फिर से गले में हाथ डालकर जमीन पर गिरते हैं। टिम की पत्नी चिल्लाती है। तभी एक हथौड़ा पीछे से यूरी के सिर पर। टिम की पत्नी वार करती है। आखिरी वार। यूरी अब हमेशा के लिए खामोश। दोनों थक चुके हैं, लेकिन अभी भी जिंदा हैं। वे उस सीक्रेट टनल से बाहर निकलते हैं और सामने देखते हैं पूरा इलाका ईंट की दीवारों से ढका हुआ है। लेकिन तभी उन्हें अपनी कार दिखाई देती है। वे कार में बैठते हैं और सीधे पेरिस की ओर निकल पड़ते हैं। रेडियो पर एक अलर्ट आ रहा है। नैनो टेक्नोलॉजी कंपनी का एडवांस डिफेंस सिस्टम उस भयानक आग के बाद एक्टिवेट हो गया है। पूरा शहर अब उसके कब्जे में है। अगर मानवता को बचाना है तो इस सिस्टम को बंद करना होगा, जल्द ही। कैमरा जूम्स आउट, शहर ईंटों से जकड़ा हुआ, एक टेक्नोलॉजिकल कैद। दी एंड। अगर आपको ब्रिक 2025 जैसी साईफाई थ्रिलर्स पसंद हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार कहानी सिर्फ देखने की नहीं, महसूस करने की होगी।